Welcome friends to the new video from the Banktorial. Today we will discuss mock test 2 for an ISM series 5A, that is for mutual fund distributor certifications exam. हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे अपनी लास्ट वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है A company's P ratio may be low because it is unlikely to replicate its past performance. तो P ratio होता क्या है? P ratio मान लीजिए कि एक कंपनी की अर्निंग पर शेयर मान लीजिए कि 10 रुपए है और मान लीजिए कि वो अभी उसका शेयर प्राइस 50 रुपीज है। तो 50 रुपीज को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो 5 आता है। तो दैट इज पी रेशो कि कितने मल्टीपल्स वो ट्रेड कर रहा है, किस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है अपने अर्निंग पर शेयर पर। तो कभी कभी हम देखते हैं इंडस्ट्री के अंदर की इंडस्ट्री का पी रेशो बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कि कोई कंपनी और इंडस्ट्री एवरेज मान लीजिए 20 पी के पर ट्रेड कर रही है, बट एक कंपनी है जो उसी पर्टिकुलर सेक्टर पर है, बट वो जो पी है उसका पी लो है, वो 10 पर ट्रेड कर रही है। ये क्यों हो सकता है? बिकॉज अगर मार्केट का बिलीव है कि ये वो कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, वो अपनी फ्यूचर में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाई जितनी इसने पास्ट में दी है, तो वो जनरली अपने लो पी रेशो पर ट्रेड करती है। तो मान लीजिए कि वो लास्ट ईयर 10 पर ट्रेड कर रही थी, तो दिस ईयर में भी 8, 7, 5, 4। तो ये इसके अंदर हमारा हो गया ट्रू कि a company's P ratio may be low because it is unlikely to replicate its past performance। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप ठीक से समझेंगे तो बिल्कुल आंसर कर पाएंगे इसको। देखिए अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल एनालिस्ट आर कॉल्ड चार्टिस्ट, जबकि बिल्कुल अपोजिट है। फंडामेंटल एनालिस्ट्स क्या होते हैं? जो कंपनीज के फंडामेंटल को एनालिसिस करते हैं, कंपनी की स्ट्रेंथ, कंपनी की वीकनेस, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी की सपोर्ट, कंपनी की सोट एनालिसिस, कंपनीज की इनबिल्ट स्ट्रेंथ, इन सबको जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिस्ट। बट साथ ही में जो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड को के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो कभी भी शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते, वो चार्ट को एनालिसिस करते हैं कि एक पर्टिकुलर शेयर चार्ट पर किस तरह से बिहेव कर रहा है। वो उनको बोलते हैं चार्टिस्ट। तो ये बिल्कुल अपोजिट है। फंडामेंटल एनालिस्ट एक्चुअली फंडामेंटल का एनालिसिस करते हैं, और चार्टिस्ट बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं जो कि अपने चार्ट को स्टडी करके फिर उसके बाद अपनी कॉल लेते हैं, शेयर बाय करना है या सेल करना है। तो ये बिल्कुल इसका आंसर बी हो गया, मींस ट्रू और फॉल्स। तो इट्स फॉल्स बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिस्ट, और जो चार्ट को स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं चार्टिस्ट। तो अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में ही आंसर है इसमें भी। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एब्सोल्यूट रिटर्न वाज 2.4% ओवर 50 डेज, एनुअलाइज्ड रिटर्न वुड बी। ऑप्शन ए हमारे पास 0.05, देन 0.024, 1.2, देन 0.175, 17.5%। अब इसका आंसर डी है। अब ये कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट इंस्टेंस एग्जांपल देखिए, व्हेन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 ग्रोस टू 1300, ये एग्जांपल है, ओवर 5 इयर्स। तो इसमें 5 इयर्स में 300 रुपीज का एब्सोल्यूट गेन हो गया विथ 30% ग्रोथ। व्हाट डज इट मीन? कि 5 इयर्स में एब्सोल्यूट ग्रोथ हुआ, वो हुआ 30%। नाउ दिस 30% रिटर्न इज एब्सोल्यूट रिटर्न, but when annualized the same gain is 5.38%. Why? Because this means each year over a period of 5 years 1000 incrementally grows by 5.38% to become 1300। तो इसमें कंपाउंडिंग भी है और रिटर्न्स रिटर्न्स के ऊपर रिटर्न्स भी हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। हम 2.4% डिवाइड बाई 50, तो हमारे पास एक दिन का रिटर्न आ जाएगा, और एनुअलाइज करना है तो उसको हम 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यू कैन चेक योर आंसर, 2.4 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 365, यू विल गेट योर एनुअलाइज रिटर्न, दैट इज 0.175 और 17.5%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इन केस ऑफ लिक्विड फंड इन्वेस्टमेंट लेस देन 3 month ओल्ड, विच रिटर्न्स वुड बी कैलकुलेटेड? इसमें हमारे पास ऑप्शन ए टोटल रिटर्न, देन CAGR stands for compounded annual growth return, then absolute return and simple annualized return। now answer is B, compounded annual growth return। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। सेबी जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने प्रेस्क्राइब किया हुआ है, प्रेस्क्राइब्स सिंपल एब्सोल्यूट रिटर्न एज द रिटर्न
representation for the period of less than 1 year for all fund except liquid fund. तो सेबी ने कहा है कि लिक्विड फंड्स के एक्सेप्ट, इसके अलावा जितने भी फंड्स होंगे, मींस डेट फंड्स और इक्विटी फंड्स, उसके लिए अगर लेस देन फंड्स की रिटर्न को रिप्रेजेंट करना है तो वो एब्सोल्यूट रिटर्न में प्रेजेंट करेंगे. सिंपल एब्सोल्यूट रिटर्न इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड लेस देन 1 year बिकॉज इट कैप्चर्स accurate return only for the short period. Annualization of return from liquid fund for the period of less than a year is allowed by SEBI. सिर्फ लिक्विड फंड में ही अगर बहुत शॉर्ट टर्म की फंड की बात करें, हम लेस देन 1 year, मान लीजिए कि हम 3 months और 6 month की रिटर्न की बात करें, वो लिक्विड फंड्स है तो हम उसमें CAGR कैलकुलेट करेंगे. अगर हमारे पास डेट और इक्विटी फंड है और लेस देन 1 year का टेन्योर है तो फिर उस पर हम एब्सोल्यूट रिटर्न ही कैलकुलेट करेंगे और वही रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन केस ऑफ इक्विटी फंड, if fund has higher allocation to cash in bullish market, the performance is likely to. देखिए क्वेश्चन समझते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इक्विटी फंड में, इन केस ऑफ इक्विटी फंड, इसका मतलब है शेयर्स में इन्वेस्ट किया इक्विटी में. इफ फंड हैज हायर एलोकेशन टू कैश, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अब इक्विटी फंड्स में होते हुए भी हमारे पास फंड मैनेजर ने बहुत सारा कुछ इन्वेस्टमेंट कैश में रखा हुआ है, उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ इक्विटी में, बट मार्केट बुलिश है. मार्केट बुलिश होने का मतलब है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि अभी मार्केट जब बुल फेज में होता है तो मार्केट अपसाइड जाएगा और बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा. तो परफॉर्मेंस कैसा हो जाएगा उस इक्विटी फंड का? इसका मतलब हुआ जिसने कैश में रखा हुआ है तो वो उस इक्विटी फंड में जब मार्केट बुलिश होगा तो उसकी रिटर्न्स नहीं ले पाएगा, वो उनको एनकैश नहीं कर पाएगा बिकॉज उसके पास कैश रखा हुआ है, तो उसकी वो एक्चुअल रिटर्न नहीं आ पाएगी. तो देखिए इसमें जब क्वेश्चन का पहला अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो इसमें है बी कंपेरेबल टू दैट ऑफ बेंचमार्क इंडेक्स. सेकंड ऑप्शन है बी वर्स देन द बेंचमार्क रिटर्न, बेटर देन द बेंचमार्क रिटर्न एंड कांट से. तो इसका आंसर हमारे पास बी हो गया, बी वर्स देन द बेंचमार्क रिटर्न. रीजन क्यों? क्योंकि उसने पैसा अपना कैश में रखा हुआ है जबकि मार्केट बुलिश है, तो मार्केट में रिटर्न्स बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. इट मींस फंड मैनेजर को वो पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए इन बुल फेज, बुलिश मार्केट सेंटीमेंट्स के साथ में. तो अगर वो कैश में रखेगा तो डेफिनेटली बेंचमार्क से उसकी रिटर्न कम होगी. बेंचमार्क को हम बोलते हैं, जब भी म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम आती है तो उसको बेंचमार्क करते हैं हम किसी ना किसी पर्टिकुलर सेगमेंट से, पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इंडेक्स से. तो अगर उसको कैश में उसने रखा हुआ है तो उसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली कम हो जाएगी बिकॉज उसने मार्केट को एनकैश नहीं किया. अगर यही बियरिश फेज है तो फिर रिवर्स हो जाएगा. बुलिश फेज है इसका मतलब मार्केट अच्छा जाने वाला है, मार्केट में रिटर्न बनेगी, और उसने कैश में रखा हुआ है इसका मतलब है इसकी रिटर्न लो हो जाएंगी, कम आएंगी. The next question है CRISIL indicators for highest safety in a debenture age. अब CRISIL क्या है? CRISIL एक रेटिंग एजेंसी है जो इंडिकेट करता है सेफ्टीज की, डिबेंचर्स की सेफ्टी, कॉर्पोरेट्स के, उनको वो रेटिंग्स देता है. हम सुनते भी रहते हैं, बहुत न्यूज में आता रहता है, आज इसकी रेटिंग्स अप हो गई है, आज इसकी रेटिंग डाउन हो गई है. तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास AAA, देन हाई, गुड, बी, P1+. बट अगर आप देखेंगे राइट साइड में एक बहुत सिंपल सी टेबल है. क्रिसल की अगर AAA रेटिंग है इसका मतलब हाईएस्ट सेफ्टी डबल है, हाई सेफ्टी ए है, एडिक्वेट सेफ्टी, देन BBB मॉडरेट सेफ्टी, BB मॉडरेट रिस्क, देन बी हाई रिस्क, सी इज वेरी हाई रिस्क एंड डी इज डिफॉल्ट. इसमें वो प्लस माइनस भी थोड़ा ऐड करते हैं और इंडिकेशन के लिए, बट अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करना चाहें तो वो ABCD और AA AAA इसमें चलता है. तो आपका आंसर हो गया ए बिकॉज AAA यहाँ पर. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे, वीडियोस को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, परफॉर्मेंस ऑफ फंड मस्ट ऑलवेज बी मेजर्ड रिलेटेड टू द. इसका मतलब क्वेश्चन बहुत सिंपल है. इसने पूछा कि कोई भी फंड की परफॉर्मेंस किसके अगेंस्ट या किसके कंपैरेटिवली मेजर की जाती है. ऑप्शन ए इंडेक्स, बी बेंचमार्क, सी असेट क्लास, डी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव. तो इसका सिंपल आंसर है कि इसकी जो मेजर है परफॉर्मेंस ऑफ फंड्स विल ऑलवेज बी मेजर्ड और विल बी कंपेयर्ड विद द बेंचमार्क इंडेक्स. देखिए इसको सिंपल सी बात है कि आज की डेट में अगर हमें किसी की भी परफॉर्मेंस को मेजर करना हो तो हम हमेशा बेंचमार्क को ही मेजर के अगेंस्ट में मेजर करते हैं. बच्चों की परफॉर्मेंस होगी तो भी हम बात करते हैं बेंचमार्क, उसने इतना किया, आपने इतना किया. तो ये बहुत सिंपल से ट्रिक है इसको याद रखने की कि कभी भी फंड की परफॉर्मेंस अगर मेजर करनी हो तो वो अगेंस्ट की जाएगी उसके बेंचमार्क इंडेक्स.
हर एक म्यूचुअल फंड की स्कीम का एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, मिड कैप इंडेक्स। तो ऐसे सभी एक फंड परफॉर्मेंस स्कीम हो गई, एक म्यूचुअल फंड की एक स्कीम हो गई, और उसका एक बेंचमार्क हो गया। तो बेंचमार्क ने कितनी रिटर्न दी, और उसके बाद हमारे पास पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने कितनी रिटर्न दी, वो कैसे मेजर किया जाएगा अगेंस्ट दिस बेंचमार्क। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए टेक्निकल है, इसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई टू कवर टेक्निकल कि ये क्या चीजें होती है और कैसे इन नेक्स्ट वीडियो, बट इसको एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्कीम्स एक्चुअल रिटर्न एंड ऑप्टिमल रिटर्न फॉर इट्स रिस्क इज शार्प, ट्रेनोर, अल्फा और स्प्रेड। इसका आंसर है सी। सी, व्हाट डज सी मींस? अल्फा। अल्फा is a measure of investment's performance on a risk-adjusted basis. It takes the volatility of a security or fund portfolio and compares its risk-adjusted performance to a benchmark index. The excess return of an investment related to the return of benchmark index is called its alpha. Simple अगर लेमैन लैंग्वेज में देखें तो हम अल्फा क्या होता है, एक इंडेक्स से या किसी म्यूचुअल फंड से कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट किया, वो अल्फा। हम जनरली कभी कभी लेमैन लैंग्वेज में अपनी नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में भी अपनी यूज करते हैं। इसने इतना अल्फा दिया, अल्फा मतलब एक्सेस एक्सेस ऑफ रिटर्न्स, मतलब बेंचमार्क से या इन्वेस्टमेंट्स परफॉर्मेंस में रिस्क एडजस्टेड बेसिस के ऊपर। अगर किसी का अल्फा अगर सपोज 1.5 है, तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा अच्छा रिटर्न्स जनरेट करने का कैपेसिटी है उस म्यूचुअल फंड का। तो अल्फा मीन से बेटर परफॉर्मेंस, थोड़ा बहुत ऐसे ही इसको याद कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल इवैल्यूएटिंग द रिटर्न्स फॉर एन इंडेक्स फंड्स अक्रॉस ए पीयर ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंपॉर्टेंट। जब भी हम पीयर ग्रुप हो गया, मान लीजिए कि एक ही कैटेगरी के 5 म्यूचुअल फंड्स हो गए, अगर उनको कंपेयर करना है तो अब हम किससे कंपेयर करेंगे? उनकी पास्ट परफॉर्मेंस से। तो हमारे पास ऑप्शन है बीटा कोफिशिएंट, बी पास्ट परफॉर्मेंस, देन सी ट्रैकिंग एरर एंड डी आर स्क्वायर्ड। तो सिंपल उनकी हम सभी ग्रुप में जो पीयर ग्रुप है उनकी कंपैरिजन किससे करेंगे? उनकी पास्ट परफॉर्मेंस से। आप देखते हैं कि अभी बहुत सारी साइट्स हमारी, जैसे मनी कंट्रोल डॉट कॉम, वैल्यू रिसर्च, अगर हम उन पर भी देखते हैं तो हमेशा हमें म्यूचुअल फंड का पीयर ग्रुप के अंदर उनकी हिस्टोरिकल कंपैरिजन मिलता है पीयर ग्रुप में। तो उनकी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर उनको कंपेयर किया जाता है। नाउ बैलेंस फंड्स आर फॉर। बैलेंस फंड्स क्या होता है? देखिए इसी क्वेश्चन में फिर से इसका आंसर है बैलेंस। बैलेंस का मतलब हुआ किसी भी चीज को बैलेंस करना। जनरली किस तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं? डेट और इक्विटी। अब डेट और इक्विटी को अगर मिक्स कर देंगे तो बैलेंस बन गया। तो अब इसका आंसर देखिए, अभी हम ऑप्शन देखते हैं इसमें, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स, हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर, मॉडरेट कंजर्वेटिव एंड हाईली कंजर्वेटिव। अब एग्रेसिव इन्वेस्टर कहाँ लगाएगा? इक्विटी में लगाएगा। हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर्स कहाँ लगाएगा? वो और हाई रिस्क इक्विटीज में लगाएगा। हाईली कंजर्वेटिव कहाँ लगाएगा? वो डेट में लगाएगा, जहां थोड़ी सिक्योरिटी है उसको। मॉडरेट कंजर्वेटिव भी है बट थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, वो बैलेंस फंड में जाएगा। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास सी। बैलेंस का मतलब मिक्सचर ऑफ बोथ द डेट एंड इक्विटी। तो मॉडरेट कंजर्वेटिव पीपल जो है वो लोग इन्वेस्ट करेंगे बैलेंस फंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोअर रिस्क अमंग इक्विटी फंड इज। अब हमारे पास 4 इक्विटी फंड है, इंडेक्स फंड, वैल्यू फंड, डिविडेंड यील्ड फंड, ग्रोथ फंड। इसमें सबसे लो रिस्क कौन है? तो देखिए अब इंडेक्स फंड्स क्या हुआ, जैसे हमारे पास हमने इंडेक्स फंड किसको बोलते हैं? जिसने पर्टिकुलर एक इंडेक्स को रिप्लिकेट कर दिया, उसकी मिरर इमेजिंग कर दी हो। तो जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 हो गया, तो एक म्यूचुअल फंड की एक स्कीम आई, उसने उसी रेशो में सारे स्टॉक्स का रिप्लिकेट कर दिया, वो रिस्की रहेगा। वैल्यू फंड क्या हुआ है? वैल्यू फंड का मतलब है उन स्टॉक्स को चूज करना जो आज की डेट में अंडर वैल्यूड है, बट आने वाले टाइम में उनमें बहुत ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। ये परसीव किया जाता है बिकॉज ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस के साथ में। फिर बट फिर भी ये बहुत ज्यादा इक्विटी ओरिएंटेड ही हो गया कि आप लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन सोच रहे हैं, और जबकि हमें लोअर रिस्क देखना है। अब है थर्ड ऑप्शन, डिविडेंड यील्ड फंड। ऐसे म्यूचुअल फंड जो हमें एक डिविडेंड रेगुलर दे रहे हो, ये कंफर्म नहीं है कि वो देंगे या नहीं देंगे, बट उनकी टेंडेंसी है या पास्ट रिकॉर्ड है या उनका सिस्टम ऐसा है या उनका ऑब्जेक्टिव है डिविडेंड जनरेट करना, तो वो लो रिस्क हो गया बिकॉज वहां पर एक हमेशा रेगुलर आपको इनकम डिविडेंड की फॉर्म पर जनरेट हो रही है और इन्वेस्टर्स को पेमेंट हो रही है। तो इसमें लोअर रिस्क अमंग इक्विटी फंड इज विल ऑलवेज बी डिविडेंड यील्ड फंड। हम स्टॉक्स में भी सुनते होंगे कि कई बार कोई ऐसे स्टॉक्स जो हमें अच्छा डिविडेंड यील्ड दे रहे हो,
मान लीजिए कोई 10 रुपए का शेयर है, वो ऑटोमेटिकली अगर हमें 1 रुपए का डिविडेंड हर साल दे रहा है तो वो 10% के करीब का डिविडेंड यील्ड रिटर्न दे रहा है। अगर वो प्राइस उसका नहीं भी बढ़ता है तब भी वो हमारा 10% तो फिक्स ही है। तो आप समझ सकते हैं डिविडेंड यील्ड जो फंड है वो हमारा लो रिस्क फंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ लूजिंग मनी इन इक्विटी इज नेग्लिजिबल इफ इन्वेस्टमेंट होराइजन इज फॉर एट लीस्ट। फर्स्ट ऑप्शन 6 मंथ, बी 5 ईयर, सी 1 ईयर, डी 3 ईयर्स। इक्विटी में जितना भी टाइम हम देंगे उतना ही हमारा रिस्क मिनिमम हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम टाइम पीरियड आप देखते हैं 5 ईयर्स है। तो इक्विटी के लिए डेफिनेटली अगर आपको अच्छी रिटर्न चाहिए, इन्वेस्टर्स को चाहिए कि बहुत अच्छा पैसा बनाए, तो उसको बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना पड़ता है इक्विटी में। तो इसमें आप मैक्सिमम टाइम पीरियड देखिए 5 ईयर्स दिख रहा है, तो सिंपल आपका आंसर हो गया बी 5 ईयर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिटर्न्स इन इंटरनेशनल फंड इज डिपेंडेंट ऑन। अगर हमारा कोई इंटरनेशनल फंड है तो उसकी रिटर्न्स किस पर डिपेंड करती है? ऑप्शन ए एक्सचेंज रेट, एसेट क्लास परफॉर्मेंस, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए इंटरनेशनल फंड्स का क्या हुआ, मान लीजिए कोई यूएस की स्टॉक्स हैं या यूएस की कोई सिक्योरिटीज है, अगर हमें इंटरनेशनल फंड्स वहां पे इन्वेस्ट, वहां के कोई ऐसा म्यूचुअल फंड जो वहां पर इन्वेस्ट करता है, तो हमें किस तरह की रिटर्न्स अफेक्ट करेंगी? देखिए एक तो डॉलर्स, अगर हमें यूएस की बात करें तो डॉलर और रुपीस का आपस में जो एक्सचेंज होता है वो कम ज्यादा होता है। तो आज की डेट में हम कोई 75 रुपीज में इन्वेस्ट करते हैं, बट बाई चांस जब रुपी डिवेल्युएट होता है तो उसके बाद डॉलर स्ट्रेंथ हो जाता है, तो हमारी उसकी रुपए की वैल्यू वीक हो जाती है। तो पहले हमें $1 के लिए 75 रुपीज एक्सपेंस करना पड़ता था, फिर हमें $1 के लिए 80 रुपीज एक्सपेंस करना पड़ता है। तो एक्सचेंज रेट इंटरनेशनल फंड्स में एक बहुत बड़ा डिपेंडेंसी है। एंड असेट क्लास परफॉर्मेंस की, जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर उसमें उन्होंने परफॉर्म किया कि नहीं किया, ये दोनों चीजें डेफिनेटली मैटर करेंगी। तो इंटरनेशनल फंड्स के ऊपर एक्सचेंज रेट्स ऑफ करेंसीज एंड असेट क्लास परफॉर्मेंस, ये दोनों पर डिपेंडेंट हो गया। तो इसका आंसर हमारा हो गया सी, बोथ ऑफ द अबव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड इन इंडिया आर नॉट परमिटेड टू इन्वेस्ट इन। म्यूचुअल इंडिया में म्यूचुअल फंड्स को कहां पर इन्वेस्ट करना परमिट नहीं है? देखिए गोल्ड के, आप सुना ही होगा कि गोल्ड ईटीएफ आते हैं, रियल एस्टेट में रीट इन्वेस्टमेंट फंड्स आते हैं। आर्ट में अभी कोई भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर अभी परमिटेड नहीं है इन्वेस्टमेंट। सेक्युलराइज्ड डेट को हम डेफिनेटली बोलते हैं, जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, समथिंग रिलेटेड टू दैट ओनली। तो हमारे पास आर्ट, डेफिनेटली आर्ट में अभी कोई भी इस तरह का म्यूचुअल फंड्स नहीं है, बिकॉज आर्ट की वैल्यू एक्चुअली में कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो अभी तक इस तरह की परमिशन सेबी ने अभी इंडिया में नहीं दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वैल्यू फंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सपोजर टू फ्रंट लाइन स्टॉक। ऑप्शन हमारा एंटायर, बी हाई, हाफ ऑफ इट्स, लो। अब देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा से हम फिर से पढ़ते हैं। वैल्यू फंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव, अब इस आंसर हम आप देख रहे हैं डी है, लो। वाई? वैल्यू फंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव लो एक्सपोजर टू द फ्रंट लाइन स्टॉक। फ्रंट लाइन स्टॉक्स कौन से होते हैं? जो सेंसेक्स निफ्टी के जो मेन स्टॉक्स होते हैं, जो मेन कंपनीज होती है। जबकि वैल्यू स्टॉक क्या होता है? वैल्यू स्टॉक वो होता है जो इसकी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हों। आज की डेट में उन कंपनीज की हमें कोई वैल्यू नहीं लगती, बट उसकी अंडरलाइंग वैल्यूज बहुत हैं। आने वाले टाइम में वो कंपनीज बहुत अच्छा कर सकते हैं बिकॉज ऑफ अगेन देयर फंडामेंटल्स, हिडन स्ट्रेंथ्स, या कुछ इस तरह की पॉलिसीज या कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स बहुत अच्छे नहीं कर रहे हैं, कोई फंड बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, बट उसमें वैल्यू अनलॉकिंग के बहुत चांस हैं। तो उसमें आपको कभी भी फ्रंट लाइन स्टॉक्स का एक्सपोजर नहीं मिलेगा। उसमें आपको जनरली ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो आपने बहुत कम सुने होंगे, इन्वेस्टर्स को पता नहीं होगा। तो वो हिडन जेम्स जिनको बोलते हैं, जनरली हिडन जेम्स को इस तरह से समझ लीजिए कि उसको हम वैल्यू फंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेक्स फंड्स आर सेफर बिकॉज देयर एनएवी डज नॉट गो डाउन। इंडेक्स फंड्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इंडेक्स फंड्स वो हैं जो एग्जैक्टली इंडेक्सेस को मिरर कर दें, उसको रेप्लिकेट कर दें, और उसी प्रोपोर्शन, उसी रेशियोज में जैसे कि वो इंडेक्स है उसी में फंड मैनेजर पैसा इन्वेस्ट कर दे अपने पर्टिकुलर स्कीम्स में। बट ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि लिस्टेड है और उसकी एनएवीज अप्स एंड डाउन्स नहीं होती हो। तो ये इसका बहुत सिंपल सा आंसर हो गया, इंडेक्स फंड्स आर सेफर बिकॉज देयर एनएवी डज नॉट गो डाउन। सभी की एनएवीज डाउन जा सकती है, अप जा सकती है। तो हमारे पास आंसर बी आ गया। इट मींस इट्स फॉल्स, दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लीस्ट कंपेरेबल। अब इसमें कुछ आप सब्स्टिट्यूट दिए हुए हैं और चेक किया हुआ है। इसमें
और क्वेश्चन में पूछा गया कि लीस्ट कंपेरेबल कौन से हैं, लिक्विड एंड सेविंग्स अकाउंट कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज सेविंग्स अकाउंट में डेली इंटरेस्ट एंड लिक्विड वेरी शॉर्ट टर्म। तो लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में हम बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और सेविंग्स अकाउंट में भी हम इन्वेस्ट करते हैं कि कभी भी हमारी इमरजेंसी हो, और उसमें रिटर्न्स बहुत मॉडरेट रिटर्न्स होती हैं। लिक्विड एंड करंट अकाउंट डेफिनेटली अगेन, लिक्विड में हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं कि हम पैसा कभी भी विड्रॉ कर पाए, करंट अकाउंट में भी इसी तरह से होता है कि हम पैसा कभी भी विड्रॉ कर पाए। देन ETF इंडेक्स फंड्स, अगेन ये मिरर की तरह काम करते हैं, इंडेक्स फंड्स हो गया एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो गए, तो ये दोनों कंपेरेबल हैं। अब गिल्ट एंड सेक्टर फंड, गिल्ट आप तरह से देखते जाएं तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, बिकॉज सेक्टोरल फंड, सेक्टोरल एक पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे पावर में इन्वेस्टमेंट हो गया, या मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हो गए, तो ये गिल्ट और सेक्टर फंड से आप देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं, डेफिनेटली आपस में इनका कोई भी कोरिलेशन नहीं है। तो लीस्ट कंपैरिजन कौन सा हुआ, गिल्ट एंड सेक्टर फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्वेस्टर सीकिंग कैपिटल एप्रिसिएशन हैविंग हाई रिस्क टॉलरेंस एंड लॉन्ग टर्म होराइजन मस्ट इन्वेस्ट इन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। एक इन्वेस्टर जिसको हु रिक्वायर्स कैपिटल एप्रिसिएशन, वो देख रहा है कि मेरे को कैपिटल एप्रिसिएशन मिले, साथ में हाई रिस्क टॉलरेंस हो उसका, एंड लॉन्ग टर्म होराइजन भी हो, मींस कि वो रेडी हो बहुत अच्छे लंबे टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो कहां पर जाएगा, डेफिनेटली इक्विटी के लिए जाएगा। अब इक्विटी इसमें ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। अब इसमें हम कंपैरिजन करेंगे ऑप्शन ए, बॉन्ड्स। ये कैपिटल एप्रिसिएशन बॉन्ड्स में होता है बट लिमिटेड डेट फंड्स की तरह से। बैंक एफडी, अगेन वेरी कंजर्वेटिव। रियल एस्टेट, डेफिनेटली बिकॉज लॉन्ग टर्म में है, बहुत रियल एस्टेट आपको पता है बहुत रिस्की है, कैपिटल एप्रिसिएशन होता है तो बहुत एक्सट्रीम भी हो जाता है। और लॉन्ग टर्म डेफिनेटली रियल एस्टेट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत टाइम आपको, लंबे टाइम तक आपको इन्वेस्टेड पे रहना पड़ता है। पीपीएफ अगेन लॉन्ग टर्म है, बट इसमें आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको पता है मॉडरेट कितना कंजर्वेटिव रीजन आएगा, इसमें कोई किसी भी तरह का रिस्क नहीं है। तो इस सभी सुटेबल ऑप्शंस में आपके पास सी रियल एस्टेट ऑप्शन बनता है। यही क्वेश्चंस में कभी कभी कंपैरिजन करके आपको रियल एस्टेट की जगह इक्विटी डाल देते हैं, तो आपको आंसर वहां पर इक्विटी हो जाता है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट रेटिंग एनेबल्स एन इन्वेस्टर्स टू जज। एक की जब क्रेडिट रेटिंग, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में, कि क्रिसल रेटिंग करती है कंपनीज की, कॉर्पोरेट्स की, डिबेंचर्स की, तो उसको इन्वेस्टर्स को क्या जज करने को मिलता है उससे। अब ऑप्शन है हमारे पास, ड्यूरेशन ऑफ लोन, एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटीज अगेंस्ट द बोरोइंग, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाय द बोरोअर्स, और इंटरेस्ट रेट रिस्क। आप आंसर देख रहे होंगे, इसमें आंसर है सी, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाय द बोरोअर। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि क्रिसल की जो रेटिंग थी, ट्रिपल ए मीन्स हाईएस्ट सेफ्टी, देन डबल ए वन, और देन सेफ्टी एक का एक कर्व बना हुआ था जो कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम चल रहा था। तो हमेशा क्रेडिट रेटिंग जो है वो क्या बताती है कि रिस्क कितना है। अगर क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है तो रिस्क कम होगा, क्रेडिट रेटिंग पुअर है तो रिस्क बहुत ज्यादा होगा। तो ये इसका आंसर सिंपल सी हो गया, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाय द बोरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स। ये आंसर हमारे पास हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, आरबीआई बॉन्ड्स, ओएसटी, केवीपी, आपको सबको पता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स हैं वो कंपनीज करती थी, अलग अलग बैंक्स भी करते थे। सिंपल सा आंसर हो गया आपके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स विच नेवर बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन हैविंग ए हाई रिस्क टॉलरेंस एंड लॉन्ग टर्म होराइजन मस्ट इन्वेस्ट इन। जो हम लास्ट टाइम क्वेश्चंस में पढ़ रहे थे वहां पर रियल एस्टेट था, यहाँ पर अगर आप फिर से ऑब्जर्व करते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन, रिस्क टॉलरेंस, लॉन्ग टर्म, इसमें दो ही ऑप्शंस बचे थे। लास्ट टाइम हमने रियल एस्टेट पढ़ा था, यहाँ पर इक्विटी है, बिकॉज बैंक एफडी में जनरली देयर इज नो रिस्क, बॉन्ड्स मिनिमल रिस्क, गोल्ड डेफिनेटली वी डजंट सी एनी काइंड ऑफ रिस्क इन द गोल्ड। तो अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन, हाई रिस्क एंड लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो इक्विटी का ही आंसर बनता है, तो इसका आंसर हुआ बी, इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल एसेट। ऑप्शन ए सेक्यूराइज डेट, देन बी रियल एस्टेट फंड, एंड डी गोल्ड फ्यूचर। तो फिजिकल एसेट्स क्या हुआ, जिसको फिजिकल हम टच कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, तो रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टी हो गई हमारी उसी को रियल एस्टेट बोलते हैं। तो डेफिनेटली बी, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर हो गया रियल एस्टेट। अगर हम फंड की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गया जो कि फिजिकल एसेट नहीं है, सिक्योराइज डेट अगेन ए फॉर्म ऑफ
जैसे हम एफडी करते हैं, इस तरह से गोल्ड फ्यूचर, अगेन कमोडिटी ट्रेडिंग, तो ये सभी कोई फिजिकल एसेट्स नहीं है, रियल एस्टेट इज द फिजिकल एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस टायर 1 अकाउंट इज कॉल्ड द पेंशन अकाउंट, ट्रू फॉल्स और दोनों में से क्या है? देखिए ट्रू है, आंसर इज ए, बिकॉज उसमें दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, टायर 1 एंड टायर 2। अब अगर हम इसको देखते हैं एनपीएस में, अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नीचे पढ़ते हैं, कम्स विद द टू अकाउंट्स, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 is the retirement account which gets a host of tax breaks, whereas Tier 2 is a voluntary account which allows NPS subscriber to invest and take out your money anytime। तो Tier 2 में हम voluntary है, कभी भी डालें कभी भी निकालें, तो ये पेंशन नहीं है। इसका Tier 1 अकाउंट है, वो सारे काफी अपने टैक्स एग्जेम्पशंस के साथ में आता है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में आता है, और हमें डेफिनेटली ये पेंशन की तरह काम करता है, बिकॉज व्हेन यू अटेन एज ऑफ 60 देन पेंशन स्टार्ट्स इन दैट स्कीम्स। तो टायर 1 अकाउंट जिसको हम बोलते हैं वो हमारा पेंशन अकाउंट हुआ। यू कैन इन्वेस्ट इन ए टायर 2 अकाउंट ओनली इफ यू हैव एन एक्टिव टायर 1 अकाउंट। तो अगर आपका पेंशन अकाउंट है तभी आप उसमें टायर 2 अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टर्स इन एमएफ कैन चूज असेट क्लास बट नॉट इन्वेस्टमेंट मैनेजर, ट्रू फॉल्स? आंसर आप देखिए स्क्रीन पर, ट्रू है। वाई? बिकॉज इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड कैन चूज असेट क्लास बट नॉट एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर। इसका सिंपल क्या हुआ, जब इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं तो मैं क्या चीज सेलेक्ट कर सकता हूं, मैं एसेट क्लास चूज कर सकता हूं। मुझे डेट में जाना है, मुझे इक्विटी में जाना है, मुझे हाइब्रिड बैलेंस फंड में जाना है, बट मैं उसमें उसका फंड मैनेजर को नहीं चूज कर सकता अपने आप से। वो एएमसी चूज करती है, वो स्पॉन्सर्स, वो ट्रस्टी चूज करते हैं उनको। इसलिए इन्वेस्टर्स का एक पर्टिकुलर जो सिलेक्शन होता है वो एक असेट्स क्लास को ही चूज कर सकता है कि मुझे कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, बट उसको मैनेज करने वाले इन्वेस्टमेंट मैनेजर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप आंसर, इन्वेस्टर्स इन एमएफ कैन चूज असेट क्लास, यस, बट नॉट इन्वेस्टमेंट मैनेजर ऑफ कोर्स। तो आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स, कि फाइनेंशियल प्लानिंग कहाँ से शुरू होती है, क्या चीज होती है? ऑप्शन ए, हेल्पिंग क्लाइंट टू सेलेक्ट द आउट परफॉर्मिंग स्टॉक, assessing the client financial information, advising client to invest only in secured investments, none of the above। अगर आप देखते हैं तो इसका आंसर है बी। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्लाइंट का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, फिर उसके हम गोल्स गैदर करेंगे, उसकी गोल्स क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर उसके लिए हम सजेस्ट करेंगे, उसके लिए एक प्लान बनाएंगे, उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो सिलेक्शन करेंगे। फिर जब उसके ऊपर हम कंसेंसस पर पहुंचेंगे, उसके बाद जो इन्वेस्टर है उसके साथ फिर उसको हम स्टॉक सिलेक्शंस करेंगे कि कहाँ कहाँ पर उसको इन्वेस्टमेंट करना है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, असेसिंग द क्लाइंट्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की स्टार्टिंग हो गई। तो दोस्तों आज के लिए हमारी वीडियो में ये काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं, एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप देखते रहिए, जो नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे आप उनको कवर करिएगा। डेफिनेटली अगर आप इन क्वेश्चंस को ठीक से अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आप इनको ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं, केयरफुली वीडियो को अगर आप एनालिसिस करेंगे और अपना कंसंट्रेशन से इन वीडियोस को देखेंगे, तो डेफिनेटली आप एग्जाम को बहुत आराम से क्लियर कर पाएंगे। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।